हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन चल रहा है और 8 ऑफ अक्टूबर को हमारा एग्जाम है। उसकी जो एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज हो चुके हैं अभी, ठीक है, 8 ऑफ अक्टूबर। और एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। खैर, जिनके भी सेंटर जहां बने हैं अभी चेंजेस होने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। हालांकि जो सेंटर बनने थे ना इस बार, सबके ही सेंटर इस बार थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर दिया है। पता नहीं क्या यूजीसी ने ऐसा किया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही आ रही है कि सेंटर अभी दूर दूर भरा गया है, ठीक। सो हालांकि मैंने भी जहां अपना सेंटर भरा था वहां नहीं है, लेकिन कहीं और जाके मेरा सेंटर बन गया है। अब इतना दूर मेरा सेंटर बना है कि अब मैं ये डाउट हो गया कि एग्जाम देने जाऊं या ना जाऊं। हालांकि जो 2 बार नेट और 1 बार जेआरएफ ऑलरेडी क्वालिफाइड हूं, इसलिए अभी जरूरत मुझे नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखने के लिए हमें ये एग्जाम देना पड़ता है। चलिए, तो 8 अक्टूबर को ये एग्जाम है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन हम लोग 20 टॉपिक ऐसे डिस्कस करने वाले हैं अभी यहाँ पे जो सुपर श्योर की कैटेगरी में है और जो आने के चांसेस बिल्कुल लगभग लगभग हैं, ठीक है। सो इन 20 जो टॉपिक्स है इनको मिस मत करिएगा। और जितने भी 20 आपके टॉपिक्स हैं, आई होप कि आपने अच्छे से इनकी स्टडी की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1। ये वीडियो हम लोग जो एग्जाम के नियर अबाउट ना हर बार डिस्कस करते हैं, हर एग्जाम से पहले। तो 20 टॉपिक्स नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, लेकिन आपको रिलेटेड टॉपिक्स भी याद करने हैं। जैसे टाइप्स ऑफ गुड्स एक लेक्चर है, उसमें आपको इंफीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, दैट इज गिफन गुड्स, ठीक है। और उसके बाद लग्जरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स और उनकी इनकम इलास्टिसिटीज, ठीक है, ये करनी है। और यहां से एक क्वेश्चन की श्योरिटी आप मान के ही चलिए कि आएगा ही आएगा, इसमें कोई आपका चॉइस नहीं है। दूसरा जो टॉपिक है सुपर श्योर, 2 या फिर 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब मिनिमम 2 क्वेश्चन तो यहां से श्योर है। 4 मार्केट कंडीशन है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। साथ साथ की जो डियोपोली है ना, डियोपोली मार्केट से भी क्वेश्चन बनता है। डियोपोली जो थ्योरीज है, चाहे वो कुर्नो की थ्योरी हो, एजवर की थ्योरी हो, या आपकी अदर जो थ्योरीज हैं बार्टलैंड वगैरह की, वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ यहाँ से वो ड्यूपोली की थ्योरीज भी कर लेना। तो 2 या 3 क्वेश्चन की श्योरिटी 100% है, ठीक है। 2 तो मिनिमम है ही है, कहीं नहीं गई। फिर उसके बाद जो सुपर श्योर की कैटेगरी में एक टॉपिक आता है वो है आपका टॉपिक 3, ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉडल। अब इनपुट आउटपुट मॉडल का क्या है, किसने दिया था, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये पूछ लेता है। हालांकि क्या है प्रॉपर्टीज इसकी और इस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है, इसका एक्सटेंडेड मॉडल क्या है, बस यही इस टॉपिक का मेन मकसद यही है। बाकी इंप्लीकेशंस इनपुट आउटपुट मॉडल के नहीं पूछता। बहुत बार पूछ लेता है कि ये इनपुट आउटपुट मॉडल दिया किसने है, ठीक है, फटाफट से कमेंट करेंगे किसने दिया है मॉडल। आप सबको पता है क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आ जाता है कि 1950 में दिया था या 51 में दिया था। और इसके साथ साथ कई 1935 भी बोलते हैं, तो वो नहीं है जो जो आपका आंसर निकलेगा 1950 51, ठीक है, लियोन्टिफ का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर कर लीजिए। और यहाँ से कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, प्रॉपर्टीज पूछेगा, ठीक है, अजम्पशंस पूछेगा, प्रॉपर्टीज पूछेगा। कॉप डगलस का 1 साल पूछता है और दूसरे साल सीएस प्रोडक्शन का पूछता है, तो कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का कर लीजिए अपना। नेक्स्ट जो सुपर श्योर की कैटेगरी में है वो है आपका फिलिप कर्व। फिलिप कर्व एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर बार एक एक साल को छोड़ के बार बार रिपीट होकर आता ही है, ठीक है, फिलिप कर्व। और उसके साथ साथ आईएस कर्व। आईएस कर्व भी हालांकि खैर हम लोग सेपरेट उसको टॉपिक ऐड किया है सुपर श्योर की कैटेगरी में। तो फिलिप कर्व तो आप 100% करिएगा, मैक्रो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूरी पूरी श्योरिटी बनती है एक क्वेश्चन की, वो है आपका टॉपिक 6 में से 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज, है ना। बहुत पता है आपको अच्छे से। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। हालांकि जो इसका सीक्वेंस है ना वो भी कर लीजिएगा, सीक्वेंस बहुत बार आता है। हम लोग रफली मानते हैं 1929 से 1944 तक, ठीक है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जो किसने दी थी, केज ने दी थी। हालांकि यहाँ पे हम लोग डीप नहीं कर रहे हैं। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, क्रोनोलॉजी आती है। इसमें थोड़ा डाउट था बच्चों को, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ड्यूजन बेरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक, ड्यूजन बेरी का कॉन्सेप्ट है। और कब आया था, 1948। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ब्रमबर्ग, एंडो और मोदिग्लियानी। हालांकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमबीए बोलते हैं, ठीक। मोदिग्लियानी, ब्रमबर्ग, एंडो, एमबीए, तो याद रहेगा आपको, ठीक। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है 1950 में आया था। फिर उसके बाद परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस 1957 में किसने दिया था, करेक्ट, फ्रीडमैन ने। अब हो गया हमारे पास 4 थ्योरीज और इनकी क्रोनोलॉजी। हालांकि जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है ना, पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते थे 3rd नंबर पे, लेकिन किसी स्टूडेंट ने हमें बोला कि अब क्यों ऐसा करते हो, इससे कंफ्यूजन होता है। हमने बोला चलो ठीक है, हम इसको 4th नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं, तो क्रोनोलॉजी आपकी सेट रहेगी।
ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, आपको कोई मिसगाइड करे उस पर नहीं जाना आपने, अपना ये वाला टॉपिक फॉलो करना है। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट आपको क्लासिकल वर्सेस केंजियन, आपको डिटेल में करना है क्लासिकल और केंजियन का एनालिसिस। आपके ना बहुत सारे डाउट्स आपके यहीं क्लियर हो जाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट करोगे क्लासिकल के assumptions और केंजियन के assumptions। चलिए टॉपिक 8 में आता है कॉब वेब मॉडल की थ्योरी। कॉब वेब मॉडल कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और किस सिचुएशन में इसके जो चाहे डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं या फिर जो ऑसिलेशंस और हम पढ़ते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, कौन सी अपवर्ड मूवमेंट है कौन सी डाउनवर्ड है, आपने देखा हो ना कॉब वेब मकड़े का जाल जो होता है वैसे ही बनता है ना, तो उस टाइप की जो थ्योरीज है इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, डैम्प्ड ऑसिलेशन है और भी जो दो तीन ऑसिलेशन है इसके साथ से जुड़े हुए हैं वो भी कर लेना। तो एक्सप्लोसिव है, ये सब चीज पूछ लेता है। चलिए टॉपिक 9 में जो है वो है आपका आईएसएलएम कर्व। आईएसएलएम मॉडल जो है इसमें भी क्वेश्चन आपको पता होगा, सुपर श्योर है एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं, या तो आईएसएलएम आएगा या फिर आएगा फिलिप कर्व। ठीक है, दोनों में से एक श्योर है। टॉपिक 10 में जो एक या दो क्वेश्चन की श्योरिटी है वो है आपका टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्ट, जैसे टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है। ठीक है, कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक होता क्या है, ये अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। हालांकि इम्प्लीकेशन कहीं नहीं पूछा है, अजम्पशंस पूछ लेता है, इनकी प्रॉपर्टीज पूछ लेता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है वो पूछ लेता है। तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस यही आते हैं, यहाँ से ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं पूछता। ठीक है, तो ये कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा, एक या दो श्योर है। चलिए उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स में जाओगे तो ऑटो कोरिलेशन और हेड्रोस्टेटिसिटी, यहाँ से तो एक या दो क्वेश्चन श्योर है। एक तो आपको मैच द फॉलोइंग मिलेगा, उसमें ऑटो कोरिलेशन का आपका पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, डर्बिन का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हेड्रोस्टेटिसिटी में भी एक टेस्ट पूछ लेता है कई बार, ये टेस्ट किसको सेटिस्फाई करता है किसको नहीं करता है, तो बार बार वही रिपीटेशन फॉर्म में। हालांकि इकोनोमेट्रिक्स की अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, मास्टर डिग्री में आपके पास इकोनोमेट्रिक्स नहीं था, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लो, ये आपको सेव कर लेंगे। अगर 6 क्वेश्चन आएंगे ना आपके, तो 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाएंगे बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके करो, सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स के, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको ओएलएस और साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओएलएस में देख लीजिएगा कहाँ ओएलएस ब्लू होता है, ओएलएस आपका प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ मैच करती हैं। ठीक है, हेट्रोस्टैटिक सिस्टम ओएलएस क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है या फिर एफिशिएंट होता है, अनबायस्ड होता है, बायस्ड होता है, सिर्फ यही प्रॉपर्टीज पूछता है। तो प्रॉपर्टीज ना इसकी अच्छे से कर लेना। ठीक है, ओएलएस का हाइड्रोस्टैटिसिटी की प्रेजेंट में, ऑटो कोरिलेशन के प्रेजेंस में क्या होती है। चलिए उसके बाद है टॉपिक 13 जो सुपर श्योर की कैटेगरी में है, स्टैटिस्टिक्स से। स्टैट से आप लोग देखते हो जो फर्स्ट 4 टॉपिक हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज है ना, जो स्क्यूनेस कुर्तुसिस, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक या दो क्वेश्चन श्योर बनेंगे ही बनेंगे आपके। साथ साथ इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो हमारे पास बचा कुछ नहीं है। ठीक है, जो सुपर श्योर कैटेगरी में है ये है। आपने बहुत कुछ तैयारी की है, बिल्कुल माइंड में अभी रिलैक्स रहो, जो ये टॉपिक्स है इनको एक बार रिवाइज कर लो। डिवैल्यूएशन की थ्योरीज है। ठीक है, डिवैल्यूएशन के मार्शल लर्निंग कंडीशंस हैं, आपने पढ़ी होंगी अच्छे से, इलास्टिसिटी अप्रोच पढ़ा होगा आपने, अब्सॉर्प्शन अप्रोच पढ़ा होगा, साथ साथ एचओ की थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से। तो डिवैल्यूएशन थ्योरीज तो अच्छे से करिएगा, बहुत ईजी है। एचओ थ्योरी भी अच्छे से अजम्पशंस करिएगा, इसकी जो थ्योरी जिसके बारे में है उसको अच्छे से कर लीजिए, आएगा ही आएगा, ऑप्शन कुछ है ही नहीं हमारे पास। चलिए 15th में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पब्लिक बजट। पब्लिक बजट में 4 डेटों को हम लोग बहुत फोकस करते हैं ना, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। भैया नोट कर लो, 100% आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, 100% चांसेस हैं आने के, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछेगा ही पूछेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी श्योर कर लो आप। चलिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी में से आरबीआई के बारे में जरूर पूछेगा, 100% है। ठीक है, ये सभी बैंकों का बाप है, तो बाप के बारे में पूछेगा ही पूछेगा वो, मॉनेटरी मनी एंड बैंकिंग से। आरबीआई के बारे में, आरबीआई की पॉलिसी के बारे में, या फिर अगर नहीं पूछ रहा तो मेजर ऑफ जो मनी सप्लाई है ना M1 से लेके M4 तक, ठीक है, इनके बारे में जरूर पूछेगा। और ज्यादा चांसेस होते हैं कि M1 और जो ब्रॉड मनी है M3, ठीक है, इसके बारे में पूछे। नैरो मनी और ब्रॉड मनी, M1 और M3 इनके बारे में ज्यादा पूछता है। मनी के बारे में क्लासिकल का क्या कॉन्सेप्ट था, और क्लासिकल में भी कौन सा, क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हाईलाइटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी या फिर मॉनेटरिस्ट का जो व्यू है ना, उसके बाद फ्रीडमैन का व्यू वो पूछेगा। ठीक, अब इसी में एक चीज और जोड़ लीजिए, केंजियन का जो कॉन्सेप्ट है केंज का, एक वो कर लीजिएगा। ठीक है, तीनों मोटिव के लिए यूज करता है केंज, ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव।
फिर उसका खंडन करते हैं दो इकोनॉमिस्ट, टॉबिन, ठीक, और उसके साथ साथ टॉबिन के साथ साथ एक और बॉमल, ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, टॉबिन का कॉन्सेप्ट, बॉमल का कॉन्सेप्ट, केंज का। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, सेपरेट बता रहा हूँ, सेपरेट, ठीक है, ये बनेगा। तो क्वेश्चन आपके रिलेटेड होंगे लेकिन आंसर तो आपके माइंड में स्ट्रक कर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको करना है वो है आपका हेरोडामर मॉडल। अब एचडी मॉडल तो आपको पता ही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से इसके एजम्पशंस वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा, थ्योरी से जो है ना, थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, तीनों ही जो वांटेड ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद अदर जो ग्रोथ की थ्योरीज हैं, वो ग्रोथ की थ्योरीज में एक लुबिस की जो थ्योरी है ना, ये हाईलाइटेड है, ये लुबिस की थ्योरी हाईलाइटेड है, सी रेनिस की थ्योरी हाईलाइटेड है, और उसके बाद रोस्ट्रो की 5 स्टेजेस तो है ही है, ठीक, और उसके बाद बैलेंस ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी और अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए क्वेश्चन टॉपिक 18 जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स और प्रेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन, सुपर श्योर है, एक क्वेश्चन श्योर कर लीजिए, ठीक है, प्रेटो ऑप्टिमलिटी से या फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स से, प्रेटो ऑप्टिमलिटी के ज्यादा चांसेस है। चलिए टॉपिक 19 जो आपका है इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी इतना ज्यादा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो एक इंडियन इकोनॉमी से तो एक स्वाभाविक है, कमिटीज एक आएगा ही आएगा, कमिटीज के बारे में, चाहे क्रोनोलॉजी पूछेगा चाहे वो पूछेगा कि ये कमिटी किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी कहां से कहां तक करें। इंडियन इकोनॉमी आप करिए जनवरी 2021 से लेके, ठीक है, जो मई या फिर जो मई का जितना भी डाटा है ना 2022 तक, वही करिए, उससे बाद वाला करने का कुछ फायदा नहीं है। मई से पहले और लास्ट ईयर जो जनवरी के बाद हुआ है वो, ठीक है, तो कहने का मतलब है जो 2021-22 का रिवाइज डाटा है वो अच्छे से पढ़िए, 2022-23 का जो एस्टिमेटेड इसको अच्छे से पढ़िए, बस बाकी ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए टॉपिक 20 में जो इंपॉर्टेंट है वो आपका वाइसमैन पीकॉक हाइपोथेसिस, बार बार पूछ लेता है कि है क्या चीज, वैगनर का हाइपोथेसिस और कॉलिन क्लार्क हाइपोथेसिस। एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर कर लीजिए, कितना क्वेश्चन, एक, जब आपकी जेआरएफ की कट ऑफ लगेगी ना, तो एक एक नंबर जो है आपका वो मैटर करेगा, एक एक नंबर, ठीक, एक एक क्वेश्चन आपका मैटर करेगा वहां पे। तीसरा जो एक कॉम्प्लीमेंट्री है आपके पास इसी में, ठीक है, दूसरा वो है आपका एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन, मॉरल हैजार्ड्स। तो ये थ्योरी आपको देखा ना कि इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका सेपरेट बन जाता है, ठीक है, मॉरल हैजार्ड्स, एडवर्स सिलेक्शन, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, इसी की वजह से होती है मार्केट फेल, ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ठीक है, मार्केट फेलियर का क्या रीजन। सो कुल मिला के 20 टॉपिक्स ऐसे थे जो सुपर श्योर की कैटेगरी है। हम लोग क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है भाई इन क्वेश्चंस का, ठीक है, सुपर श्योर की कैटेगरी में, सुपर श्योर कि ये क्वेश्चन 100% की कैटेगरी में है कि आ सकते हैं, और डेफिनेटली अगर आप नहीं आए अभी तो वो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब जो इससे बाद वाले होंगे, तो मान के चलिए इन 20 टॉपिक्स में से कुछ मिस आपका मत हो। माइंड में प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, तैयारी आपकी बहुत है, हमें लगता है हर बार यही कि तैयारी नहीं है, लेकिन तैयारी जबरदस्त है आपकी, ठीक है, एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करिए, रिलैक्स माइंड से रहिए। चलिए मिलते हैं अब आपको एक किसी रैंडम टॉपिक के साथ, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अभी एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें फटाफट डिस्क्लोज करें, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।